डिस्क्लेमर, ये उपन्यास एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है और ये लेखक की सोच का परिणाम है। इसका कोई भी जाति, धर्म, रीति रिवाज या सामाजिक विश्वास को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी वेब नॉवेल ऑडियो बुक पर। हम आगे सुनने जा रहे हैं एक बेहद रोमांचक कहानी, माई सीक्रेट फास्ट फूड सिस्टम, जीरो से हीरो तक की कहानी। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। एपिसोड 131। बाय ये द्वारा खरीदे गए मुर्गे के हिस्सों में मुर्गे की कलगी सबसे महंगी थी, जिसका थोक मूल्य प्रबंधक द्वारा 16 किलो प्रति किलो तक बताया गया था। इसके अतिरिक्त आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले चिकन ड्रमस्टिक और चिकन ब्रेस्ट मीट की भी बड़ी मात्रा में ऑर्डर दी गई थी। ये सभी तलने के लिए थे, जिसके लिए सामग्री की उच्च गुणवत्ता आवश्यक थी, इसलिए बाय ये ने ताज़ा चिकन मीट मंगवाया। संयोगवश इस कंपनी की रोजाना ताज़ा चिकन डिलीवरी सेवा थी और मैनेजर ने सीधे उनकी दुकान को डिलीवरी सेवा में शामिल कर लिया। वह बाय ये द्वारा ऑर्डर किए गए ताज़ा सामान की रोजाना डिलीवरी करता था और वे हर महीने के अंत में हिसाब किताब कर लेते थे। यह मूल रूप से कंपनी के पुराने ग्राहकों के लिए एक विशेष सुविधा थी, लेकिन बाय ये के बड़े ऑर्डर को देखते हुए प्रबंधक ने उन्हें भी इसकी अनुमति दे दी। इन सब के बाद अनुबंध के तहत आवश्यक जमा राशि सहित बाय ये के बैंक खाते में अचानक दसियों हजार डॉलर की कमी हो गई। हालांकि बाय ये को इसकी कोई कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि वह जानता था कि यह पैसा इस गर्मी में तेजी से उसके पास वापस आ जाएगा। उसने इन सभी जमे हुए सामानों को अपने किराए के कोल्ड स्टोरेज में रखा और फिर प्रत्येक किस्म का एक एक डिब्बा अपनी जिनबेई वैन में लोड कर लिया। उसे अभी भी जल्दी वापस लौटना था, शाम को खाने की डिलीवरी के लिए वैन की जरूरत पड़ेगी। अब दुकान को अक्सर वाहन की जरूरत पड़ने लगी। बाय ये को खरीदारी के लिए एक वाहन की आवश्यकता थी और फैन झोंक को डिलीवरी के लिए एक वाहन की आवश्यकता थी। सबसे अहम बात ये थी कि बाय ये की वैन उसके नाम पर नहीं, बल्कि पूर्व लिटिल बॉस के नाम पर थी। इस साल जब वाहन निरीक्षण का समय आया, तो उसे समझ नहीं आया कि वैन का क्या करे। अपने बैंक खाते को देखकर बाय ये ने आह भरी। अगर वह दूसरा वाहन खरीदता, तो उसे आधे साल तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती और अपनी सारी कमाई एक ही रात में खर्च करनी पड़ती। अगले दिन जियांग हाओ की कोई शूटिंग नहीं थी, इसलिए जब उसने सुना कि बाय ये एक वाहन खरीदने जा रहा है, तो वह उसके साथ चला गया। वे 4S स्टोर पर नहीं जाते थे, जिनबी जैसी डिलीवरी वैन के लिए वे सीधे यूज्ड कार मार्केट की ओर रुख करते थे। दिन भर की काफी मशक्कत के बाद बाय ये ने आखिरकार एक जिनबेई कार चुन ली। यह उसकी मौजूदा कार से नई लग रही थी और नए मॉडल की भी थी। बाय ये को इसके लिए 70,000 युआन खर्च करने पड़े। इस समय बाय ये के पास सचमुच कोई पैसा नहीं बचा था। उनकी बचत मात्र 2 लाख के आसपास थी। मुर्गी पालन के लिए बने ढांचे की खरीद के अनुबंध में बाय ये को दसियों हजार का खर्च आया। रेस्तरां की छत पर शेड और ढांचा लगवाने में पहले ही 30,000 का खर्च आ चुका था। इसके अलावा परिवार के मासिक खर्च भी थे। अब 70,000 और बाय ये के पास सचमुच पैसे नहीं बचे थे। वर्तमान में बाय ये की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी, शायद वह जियांग हाउ से भी कम धनी था। उस शाम बाय ये दूसरी मंजिल पर सोफे पर लेटी हुई थी, बिल्कुल बेजान सी लग रही थी। क्या हुआ, किसी ने तुम्हें पका दिया? जियांग हाउ ने एक पुराने विज्ञापन नारे का इस्तेमाल करते हुए बाय ये को चिढ़ाते हुए कहा। बेचारा, निर्जीव, बाय ये ने सोफे पर पसराते हुए कहा। हाँ, पैसे नहीं हैं। जियांग हाउ की आंखें चमक उठी, फिर उसने अपना फोन निकाला, एक इंटरफेस खोला और बाय ये को दिखाया। आओ, देखो। बाय ये ने आलस्य से उस पर एक नजर डाली, फिर तुरंत सीधा बैठ गया। धिक्कार है। हाल ही में जियांग हाउ के अच्छे प्रदर्शन और अभिनय में सुधार के कारण निर्देशक चेन ने उन्हें कई अन्य निर्देशकों को सिफारिश की। कुछ भूमिकाएं अतिथि कलाकार के रूप में थीं, अन्य छोटी अवधि की थी जिनमें उनके चेहरे के संवाद दिखाई देते थे। एक समय तो ऐसा भी था जब वे एक साथ 3 नाटकों में काम कर रहे थे। कैसा लगा? सब कुछ हाल ही में कमाया है। जियांग हाओ मुस्कुराया। ठीक है, अब तुम आखिरकार एक असली अभिनेता की तरह लग रहे हो, बाय ये ने आश्चर्य से कहा। जियांग हाओ के बैंक खाते में वास्तव में 70,000 युआन थे। बिल्कुल सही। जियांग हाओ बाय ये के बगल में बैठा अपने फोन से खेल रहा था। बाय ये ने अपने फोन की घंटी एक बार सुनी और पाया कि उसे जियांग हाओ द्वारा भेजे गए 60,000 युआन प्राप्त हुए हैं। तुम क्या कर रहे हो? बाय ये ने हैरानी से ऊपर देखा। मेरे प्यारे बेटे,
तुम्हारे लिए एक इनाम है, जाओ इसे खर्च करो। ओह ओह ओह, मेरा बेटा जानता है कि माता पिता का सम्मान कैसे किया जाता है। भाई ये ने हंसते हुए जवाब दिया। भाड़ में जाओ। एक दूसरे के पिता बनने की उनकी जिद हाई स्कूल के दिनों से ही कभी नहीं रुकी थी, लेकिन मजाक को छोड़ दे तो उनका रिश्ता और भी मजबूत होता चला गया। मुझे अभी पैसों की जरूरत नहीं है, मैं आपको पैसे वापस भेज दूंगा। इसे वापस मत भेजो, जियांग हाओ ने अपने फोन पर जोर से दबाते हुए कहा। तुम इसे आपातकालीन स्थिति के लिए रख लो। मैं हर दिन शूटिंग कर रहा हूँ और मेरे पास पैसे खर्च करने का समय नहीं है, और बैंक में पड़े रहने से इस पर ज्यादा ब्याज भी नहीं मिलेगा, इसलिए बेहतर है कि तुम इसे खर्च कर दो। ठीक है, तो मैं इसे आपके शेयरों में गिन लूंगा, बाई ये ने लापरवाही से कहा। हाँ, फिर तो मैं हर दिन अगरबत्ती जलाऊंगा, इस उम्मीद में कि आप एक खानपान समूह स्थापित करेंगे। चिंता मत करो बेटे, तुम जल्द ही दूसरी पीढ़ी के अमीर बनने वाले हो। निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। जियांग हाओ की मुट्ठी आगे बढ़ी। इस धन से बाई ये पूरी तरह से पुनर्जीवित हो गया। दोपहर में वह सामग्री खरीदने के लिए थोक बाजार की ओर दौड़ा। आज वह ब्रेस्ड चिकन फ्रेम बनाना शुरू करेगा। चिकन के कंकाल जल्दी पक जाते हैं, लेकिन स्वाद विकसित करने के लिए ब्रेजिंग लिक्विड को अधिक देर तक धीमी आंच पर पकाना पड़ता है। सो बाई के पहले बर्तन में धीमी आंच पर पकाए गए चिकन के कंकाल नहीं, बल्कि धीमी आंच पर पकाया गया मांस था। इसके लिए बाई ने विशेष रूप से 1 मीटर से अधिक ऊंचा स्टेनलेस स्टील का इलेक्ट्रिक बर्तन भी मंगवाया, जिसमें एक ही बर्तन में दर्जनों से लेकर सैकड़ों कटती पकाई जा सकती थी। इसके बाद बाई ने खरीदे हुए सभी सुअर के पैर, सुअर की चर्बी और अन्य मांस को बर्तन में डाल दिया। इससे कोई गाढ़ा शोरबा नहीं बन रहा था, इसलिए ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत नहीं थी। जब तक इसमें कोई आंतरिक अंग नहीं डाले जाते, तब तक धीमी आंच पर पकाने वाला तरल पदार्थ अपने आप ही गाढ़ा होता चला जाता था। क्योंकि पके हुए मांस का सारा स्वाद इस तरल पदार्थ से भरे बर्तन में समा जाएगा। जब ये तरल पदार्थ तैयार हो जाता था, तो इस आधार का उपयोग चिकन के कंकाल को पकाने के लिए किया जा सकता था। अगले दिन इसमें ताज़ा पका हुआ मांस का तरल मिलाया जाता था, जिससे यह एक परिपक्व तरल बन जाता था। पुराने तरल पदार्थ की भी अपनी विशिष्ट आवश्यकताएं थीं, इसे प्रतिदिन पूरी तरह उबालना पड़ता था। यदि बीच में उबालना बंद कर दिया जाता, तो ये खराब हो सकता था। हालांकि बाई के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। वैसे भी हर दिन चिकन के कंकाल को पकाने के बाद काफी मात्रा में तरल पदार्थ खत्म हो जाता था, और अगले दिन ताज़ा तरल पदार्थ डालने का इंतजार रहता था। उस दोपहर आसपास के पड़ोसियों को मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की पीड़ा झेलनी पड़ी। हवा में तैरती सुगंध से उनके मुंह में अनियंत्रित रूप से पानी आ रहा था। यहाँ तक कि फल विक्रेता भी एक ग्राहक को अपने फल बेचते समय गलती से लार की एक बूंद गिरा देता है, जिससे फल खरीदने वाली युवती डर के मारे भाग जाती है, ये सोचकर कि वह किसी नए प्रकार का विकृत व्यक्ति है। पहले बाई कभी कभी मुख्य व्यंजन के रूप में परोसने के लिए धीमी आंच पर पका हुआ मांस भी बनाया करती थी, लेकिन इस बार सुगंध कहीं अधिक समृद्ध थी। एक बार में दर्जनों पाउंड बनाने और एक बार में 100 पाउंड से अधिक बनाने का मतलब है कि सामग्रियों का अनुपात अलग है, और स्वाभाविक रूप से बाद वाले की सुगंध अधिक तीव्र होती है। उस दिन शाम के बाजार के दौरान आसपास के पड़ोसियों ने मांस से भरा वह सारा बर्तन खरीद लिया, और उसी रात इस बर्तन में रखे रस में चिकन के कंकाल भी पकने लगे, जिन्हें पकाने के बाद रात भर भिगोकर रखा गया। अगले दिन दोपहर तक सभी ने बाई परिवार की पुरानी दुकान के सामने वाले स्टॉल पर धीमी आंच पर पकाए गए चिकन के कंकालों का एक लंबा ढेर देखा। इसके बगल में एक बोर्ड लगा था, सीमित समय के लिए ऑफर, 3.99 पीस। बाई ने मुर्गे के कंकालों का ये बैच थोक में औसतन 1 युआन से थोड़ा अधिक की कीमत पर खरीदा था, यानी प्रति कंकाल 2 युआन से कम, जो कि बहुत सस्ता था। विविध अन्य खर्चों को भी शामिल करने के बाद भी लागत 2 युआन से अधिक नहीं होगी, इसलिए उन्हें 3.99 में बेचने पर भी लगभग 50% का लाभ प्राप्त हुआ। स्वाद का मुख्य स्रोत मांस को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तरल पदार्थ था, लेकिन बाई परिवार की पुरानी दुकान के पके हुए मांस की हमेशा उच्च मांग रहती थी, इसलिए चिकन के कंकाल के लिए पकाने वाले तरल पदार्थ का उपयोग निश्चित रूप से एक द्वितीयक उपयोग था। हालांकि भोजन करने वालों के लिए कहानी कुछ और ही थी। यह एक प्रांतीय राजधानी शहर था, और हालांकि उनका स्थान उपनगरों में थोड़ा दूरस्थ था, क्योंकि यह फिल्म और टेलीविजन सिटी के बगल में स्थित था,
जहां निर्देशक और मशहूर हस्तियां लगातार आती जाती रहती थीं, इसलिए रहने का खर्च शहर के केंद्र से कम नहीं था। तेज बुद्धि और अच्छी व्यावसायिक समझ रखने वाले लोग तो फल फूल सकते थे, लेकिन आम निवासियों और संघर्षरत अतिरिक्त कर्मचारियों को जीवन कठिन लगता था। जब बाई ये पहली बार जियांग हाओ के साथ यहाँ आया, तो उसने देखा कि किराया सस्ता नहीं था। ये किसी गैर प्रथम श्रेणी के शहर के उपनगर के लिए अपेक्षित कीमत नहीं थी। बाहर खाना खाना भी खास सस्ता नहीं था। किसी रेस्टोरेंट में एक भोजन की कीमत कम से कम 50 या 60 युआन होती थी, और यहाँ तक कि एक साधारण तले हुए पैनकेक या फ्राइड राइस के लिए भी पेट भरने के लिए 10 युआन से अधिक की आवश्यकता होती थी। इसलिए जब से बाई ये के 20 युआन से कम कीमत वाले बेंटो बॉक्स बाजार में आए हैं, तब से कारोबार लगातार बेहतर होता जा रहा है और दुकान हर दिन खचाखच भरी रहती है। अब जब गर्मी का मौसम आ गया था, तो सस्ते और ताजगी भरे साइड डिश भी उपलब्ध थे। शाम को एक केस बियर, 2 चिकन के टुकड़े और एक बड़ा मिक्स सलाद खाने से रात आसानी से कट जाएगी, है ना? उस दोपहर कई लोगों ने चिकन के कंकाल खरीदकर चखने की कोशिश की। यही कारण था कि बाई ये ने खास तौर पर दोपहर के समय ही इन्हें बेचना शुरू किया था। ये वस्तु सस्ती तो थी ही, साथ ही स्वादिष्ट भी होनी चाहिए थी, तभी लोग इसे खरीदते। इसके अलावा 3.99 के प्राइस टैग के बगल में ये भी लिखा था, कल से मूल कीमत पर वापस आ जाएगा, जो प्रति पीस 5 युआन थी। हालांकि कीमत में सिर्फ 1 युआन का अंतर था, फिर भी कई लोग उस 1 युआन के कारण ही उसे खरीदने को तैयार थे। दोपहर तक 100 से अधिक चिकन के कंकाल बिक गए, और शाम तक जिन ग्राहकों ने उन्हें दोपहर में खाया था या साझा हिस्से का स्वाद चखा था, वे वापस आने लगे। दिन में पकाए गए चिकन के कंकालों के एक ताजे बर्तन सहित कुल मिलाकर 300 से अधिक कंकाल बेचे गए। 300 से अधिक चिकन के कंकाल बिके, 100 से अधिक सुअर के मांस के टुकड़े, कुचले हुए खीरे, पुराने सिरके वाले मूंगफली, बड़े मिश्रित सलाद और यहाँ तक कि 30 से अधिक ब्रेस्ड मीट प्लेटर भी बिके। यह उल्लेखनीय है कि यह ब्रेस्ड प्लेटर सस्ता नहीं था। इसमें धीमी आंच पर पकाया हुआ मांस, चिकन के कंकाल, चिकन के पंखों के सिरे, चिकन के मुकुट, चिकन के दिल और चिकन के गिज़र्ड शामिल थे। इसके अतिरिक्त लाल सॉसेज, सफेद सॉसेज, साथ ही खीरे के टुकड़े, मुलायम सलाद पत्ता और अंडे का पेस्ट भी था। यदि कोई विशेष अनुरोध हो, तो कटी हुई अचार वाली पत्तागोभी या पत्तागोभी में लिपटे चावल की एक प्लेट भी प्रदान की जा सकती है। इस तरह की ब्रेस्ड प्लेट 99 युआन में बिल्कुल भी महंगी नहीं थी, क्योंकि यह 4 लोगों के लिए पर्याप्त थी। ऐसी लजीज ब्रेस्ड प्लेट देखकर भला कौन एक केस बियर नहीं पी लेगा। उस रात बाई ये की दुकान के बाहर से लगातार बियर के डिब्बे नीचे लाए जा रहे थे। जब दुकान बंद हुई, तो ऑर्डर लेने, खाना परोसने और बियर बाहर ले जाने के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार 2 नए कर्मचारियों ने लगभग तुरंत ही इस्तीफा दे दिया। जब बाई ये ने उन्हें वेतन में 1,000 युआन अतिरिक्त देने का वादा किया, तभी वे शांत हुए। इन दोनों को बाई ये ने अपने द्वारा खोले जाने वाले रात्रि बाजार के लिए विशेष रूप से काम पर रखा था। वे केवल शाम के समय काम करते थे और खाना पकाने में शामिल नहीं थे। उनकी एकमात्र जिम्मेदारी ऑर्डर लेना, व्यंजन परोसना आदि थी। प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 1,000 युआन मिलते थे। वे दिन में जो चाहे कर सकते थे। शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे के बाद तक काम करते थे, जब तक कि दुकान बंद नहीं हो जाती थी, और उन्हें एक समय का भोजन भी मिलता था। वे दोनों विश्वविद्यालय के छात्र थे जो स्नातक होने के बाद फिल्म और टेलीविजन शहर में अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे। हालांकि एक सेलिब्रिटी बनने का सपना पूरा करना इतना आसान नहीं है, और एक्स्ट्रा कलाकार के रूप में उन्होंने जो पैसा कमाया वह भी कुछ हद तक अपर्याप्त था। बाई ये के भर्ती विज्ञापन को देखकर वे सीधे आ गए। जब वे पहली बार वहां पहुंचे, तो वे काफी खुश थे। पहले 2 दिनों में चिकन के कंकाल अभी तक बिक्री के लिए नहीं रखे गए थे, और वे ज्यादातर ठंडे व्यंजन बेचते थे, इसलिए दोनों को लगा कि यह प्रयास सार्थक था। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि आज कुछ घंटों बाद ही वे दोनों लगभग रोने लगेंगे। पूर्वोत्तर के लोग खूब पीते हैं, और वे अक्सर बड़ी मात्रा में पीते हैं, और आज ऐसे कई समूह मौजूद थे। अगर जगह की कमी न होती, तो शायद उस रात 100 से ज्यादा बियर के डिब्बे बिक जाते। बाई ये द्वारा एक भर्ती वेबसाइट पर पोस्ट किए गए भर्ती विज्ञापन ने अंततः एक आवेदक को आकर्षित किया, एक शेफ जो स्टिर फ्राई और ठंडे व्यंजनों में कुशल था। बाई ये ने उसका परीक्षण किया, पाया कि उसके खाना पकाने के कौशल अच्छे हैं, और वह 8,000 युआन के वेतन पर झांक की आंख के साथ बारी बारी से खाना बना सकता है।
बाई ये पूरी तरह से मुक्त हो गया था। उसे केवल कभी कभार वे झाओ को मुख्य व्यंजन बनाने का तरीका बताना होता था। इसके अलावा उसे केवल सामग्री खरीदना, सामग्री तैयार करना और कभी कभार भोजन पहुंचाना होता था। इस रसोई में मौजूद सभी चूल्हे और सारी जगह का अंततः पूरी तरह से उपयोग किया गया। बाई ये ने आह भरी और महसूस किया कि शुरू से ही इस रसोई घर पर नजर रखने का उनका फैसला सार्थक था, जो कि एक बाहरी रेस्तरां के रसोई घर से भी बड़ा था। सड़क की ओर वाली खिड़की खुली थी और प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक विभिन्न प्रकार के ताजे तले हुए व्यंजन बेचे जाते थे। पहले इसमें केवल फ्राइड चिकन लेग्स और फ्राइड चिकन कटलेट्स ही मिलते थे, लेकिन अब इसका दायरा बढ़कर इसमें फ्राइड चिकन स्किन, पॉपकॉर्न चिकन, फ्राइड फिश मीटबॉल्स और यहाँ तक कि फ्राइड मीटबॉल्स भी शामिल हो गए हैं। आंटी वांग खुशी खुशी अपने पोते की उम्र के बच्चों को देखती रहती थी, जो हर दिन उनके चारों ओर इकट्ठा होकर दादी मुझे ये चाहिए और दादी मुझे वह चाहिए चिल्लाते थे। उनके चेहरे पर मास्क के नीचे भी मुस्कान बरकरार थी। रेस्टोरेंट के एक कोने में एक कोल्ड डिश काउंटर जोड़ा गया, जिसमें उबले हुए मूंगफली, मिश्रित सब्जी, सलाद और खीरे के साथ पोर्क हॉक जैसे ठंडे व्यंजन, साथ ही कुछ ताजी नई किस्में भी शामिल थीं। ये सभी व्यंजन नए आए शेफ ने बनाए थे और बाई ये को ये काफी स्वादिष्ट लगे। इस काउंटर पर ठंडे व्यंजन अलग से बेचे जाते थे। आप बेंटो बॉक्स के साथ आधे हिस्से के लिए कुछ युआन अतिरिक्त दे सकते हैं, या सीधे बियर के साथ खाने के लिए ठंडे व्यंजन का पूरा हिस्सा खरीद सकते हैं। यहाँ तक कि गर्मियों में भी उनके क्षेत्र में तापमान उन भट्टी जैसे शहरों की तरह 40 डिग्री तक नहीं पहुँचता। मौजूदा मौसम की तो बात ही छोड़िए, जब मौसम अभी थोड़ा गर्म होना शुरू ही हुआ है। कुछ लोग जो ठंड के प्रति संवेदनशील थे, उन्होंने अभी भी अपने मोटे कपड़े नहीं उतारे थे। इसलिए शाम का बाजार 6 बजे शुरू होता था और आमतौर पर 9 बजे तक समाप्त हो जाता था। एक व्यस्त रात के बाद सभी लोग बाहर बैठ गए। आसपास की दुकानें पहले ही बंद हो चुकी थीं, केवल उनकी अपनी दुकान से कुछ ही लोग बचे थे। बाई ये अंदर गई और दुकान में बचे हुए सभी पके हुए व्यंजनों को एक बड़ी थाली में काट कर रख लिया, जो इतनी भरपूर थी कि वो दुकान में बिकने वाली पके हुए मांस की थाली को टक्कर दे रही थी। इसका मुख्य कारण ये था कि बाई ये ने बहुत पहले ही निर्देश दे दिए थे, चिकन के कंकाल और इसी तरह की वस्तुओं को छोड़कर, जिन्हें स्वाद सोखने के लिए कल बिक्री के लिए तैयार करने हेतु भूनने वाले तरल में भिगोया जाता था, अन्य सभी पके हुए खाद्य पदार्थ और ठंडे व्यंजन रात भर नहीं रखे जाने थे। अभी मौसम गर्म नहीं था, लेकिन आखिरकार गर्म हो जाएगा, इसलिए पहले ये नियम स्थापित करना आवश्यक था। गर्मी के मौसम में कई दुकानें अधिक पका हुआ भोजन तैयार करती हैं, क्योंकि उस मौसम में अधिक लोग पेय पदार्थों के साथ खाने के लिए पका हुआ भोजन खरीदते हैं। औसत कारोबार वाली दुकानें खाना बनाते समय अन्य महीनों की तुलना में उसमें थोड़ा अधिक नमक डालती हैं, ताकि अगर उस दिन सारा खाना न बिके तो वह खराब न हो। इसमें नमक की मात्रा अधिक होने के कारण इसे फ्रिज में रखने पर यह आसानी से खराब नहीं होगा। इसलिए बाई ये ने ये नियम बनाया, जरूरत से ज्यादा बचा रहने के बजाय थोड़ा कम बनाकर जल्दी बेच देना बेहतर है। अगर कुछ बच जाए, तो या तो सब लोग उसे देर रात के नाश्ते के रूप में खा लें, या फिर सब लोग उसे आपस में बांटकर घर ले जाएं। उसे कभी भी रात भर के लिए नहीं रखना चाहिए। इसे रात भर रखने से न केवल इसका स्वाद बदल जाता है, बल्कि इसके खराब होने का खतरा भी बढ़ जाता है, जिससे और भी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। झांग कियांग और नए शेफ लिन जिमो पहले ही काम से निकल चुकी थी। उन्हें बाहर शराब पी रहे सभी लोगों के चले जाने तक रुकने की जरूरत नहीं थी। वे 8 बजे के बाद बर्तन भरने की जरूरत न होने पर जा सकते थे। बाई ये अभी रात की शिफ्ट में काम करने वाले 2 कर्मचारियों को देर रात का नाश्ता साथ में करने के लिए बुला ही रही थी कि अचानक एक कार आ गई। सब लोग ये देखकर आश्चर्यचकित होकर पीछे मुड़ गए कि अब भी कोई खाने के लिए आ रहा है। भाई, कुछ पेय और बर्तन तैयार कर लो। कार का दरवाजा खुलते ही व्यक्ति के बाहर निकलने से पहले ही कार की खिड़की के अंदर से एक आवाज आई। बाई ये खड़ी हो गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि झाओ टोंगहू कार से बाहर निकलेंगे, और वह जियांग हाओ को भी अपने साथ वापस ले आए थे। इसके अलावा 2 अन्य लोग भी थे। झाओ टोंगहू को देखकर फैन झोंग और अन्य लोग जानबूझकर पीछे हट गए, लेकिन बाई ये ने उनसे पहले से रखे हुए पके हुए भोजन और अन्य वस्तुओं को आपस में बांटकर घर ले जाने और खाने के लिए कहा। वो खुद रसोई में गया और धीमी आंच पर पकाए गए व्यंजनों की एक बड़ी थाली को दोबारा काट कर लाया, जो उस थाली से लबालब भरी हुई थी।
जियांग हाओ और झाओ टोंगहू ने बाई ये की मदद की जरूरत के बिना ही अपनी बियर और सोडा की बोतलें खोल ली। इस समय तक रात का खाना खाया जा चुका था, लेकिन बाई ये ने फिर भी पूछा कि क्या किसी को देर रात का नाश्ता चाहिए। दुकान में बचा हुआ चावल और अन्य सामान मौजूद था, जिससे अंडा फ्राइड राइस या गेड़ा तांग बनाना आसान हो गया। झाओ टोंगहू ने कुछ देर तक चुपचाप उन दोनों लोगों से बातचीत की, फिर कहा, भाई, 2 तरह के अंडे वाले फ्राइड राइस बनाओ। बोलने के बाद झाओ टोंगहू ने बाई ये को आंख भी मारी। बाई ये तुरंत समझ गई, उसने ओके का इशारा किया और सीधे रसोई में जाकर काम में जुट गई। एग फ्राइड राइस बनाना स्वाभाविक रूप से बेहद आसान था। हालांकि झाओ टुंगहू के इरादे को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये दोनों विशेष रूप से उनके द्वारा पकाए गए भोजन को चखने आए थे। एग फ्राइड राइस बिल्कुल सरल। उन्होंने सीधे यांगजो फ्राइड राइस का एक हिस्सा बनाया। हालांकि इस बार बाई ये ने पहले की तरह 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 के हॉटपॉट मीटबॉल और क्रैब स्टिक्स को काटकर ऐसे ही नहीं डाल दिया, अब वह तरीका गैर पेशेवर लग रहा था। अंडे, हैम, झींगा सभी आवश्यक सामग्रियां सीधे डाली गईं, कड़ाही तेजी से ऊपर नीचे होने लगी और जल्द ही प्रामाणिक यांगजो फ्राइड राइस का एक कटोरा पैन से बाहर आ गया। जियांग हाओ ने शोर सुना और उसे वहां से ले जाने के लिए आ गया। जब बाई ये अंडे के तले हुए चावल का अगला हिस्सा तल रहा था, तब तक उसने पहले ही तय कर लिया था कि आगे क्या तलना है। स्वाभाविक रूप से स्वाद पूरी तरह से अलग होने चाहिए थे। तो चलिए अब लाओगनमा फ्राइड राइस बनाते हैं। पहले के अंडे, हैम और झींगा युक्त एग फ्राइड राइस की तुलना में लाओगनमा एग फ्राइड राइस कहीं अधिक शुद्ध था। चावल, लाओगनमा स्वाद वाली किण्वित काली बीन्स, साथ ही मुट्ठी भर कटी हुई छोटी हरी सब्जियां। लाओगनमा को व्यावसायिक रूप से बड़ी बाल्टियों में खरीदा गया था और बाई ये ने उदारतापूर्वक आधा चम्मच उसमें से निकाला। एग फ्राइड राइस के इस हिस्से में लाल भूरे रंग की सॉस थी, जो देखने में सुगंधित और मसालेदार लग रही थी। जब जियांग हाओ व्यंजन लेने आया, तो उसके होंठ हल्के से फड़क उठे। ये क्या, इसका रंग बहुत गहरा तो नहीं है? इसी तरह इसमें पर्याप्त स्वाद आता है। ठीक है, आप हेड शेफ हैं, आप ही फैसला लीजिए। यांगझो फ्राइड राइस को 3 लोग चम्मच से आधा आधा खा चुके थे। झाओ टोंगहू समेत तीनों ने खाते समय संतुष्टि से सिर हिलाया। जैसे ही जियांग हाओ अगला हिस्सा लेकर आया, झाओ टोंगहू ने झट से कहा, हाओ जी, मैंने तुम्हारे लिए थाली में थोड़ा बचा कर रखा है। बड़े भाई झाओ, मेरे लिए कुछ भी बचाने की जरूरत नहीं है, मैं बाई ये के हाथ का बना खाना रोज खा सकता हूँ। ये कहते हुए जियांग हाओ ने बिना हिचकिचाए हाथ बढ़ाया और फ्राइड राइस उठा लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। झाओ टोंगहू ने जियांग हाओ की ओर देखा। अगर तुम इसी तरह खुलेआम दिखावा करते रहे, तो मेरा दिल ईर्ष्या, जलन और नफरत से भर जाएगा। जियांग हाओ तुरंत विजयी हंसी हंस पड़ा। हालांकि बाकी 2 मेहमान ताजा परोसे गए फ्राइड राइस को खाली निगाहों से घूरते रहे। छोटे भाई, मैं तुम्हें इनसे मिलवाता हूँ। ये हैं भाई ली, और ये हैं भाई वो। इनकी भूमिकाएं मेरी जैसे ही हैं। एक निर्देशक किनके साथ हैं और दूसरे निर्देशक जिनके साथ। झाओ टोंगहू ने जल्दी से बाई ये को पास बुलाया और उनसे परिचय करवाया। दोनों व्यक्तियों ने बाई ये से अपना परिचय भी दिया और वे औपचारिक रूप से एक दूसरे से परिचित हो गए। ज्यादा औपचारिक मत बनो, हम सब भाई हैं। भाई ली और भाई वू यहाँ आपके साथ बेंटो बॉक्स पर चर्चा करने आए हैं। उनकी फिल्म टीमें हाल ही में फिल्म और टेलीविजन सिटी में शिफ्ट हुई हैं। बाई ये को अचानक एहसास हुआ वे संभावित ग्राहक थे। तुरंत ही बाई ये के चेहरे की मुस्कान 3 गुना अधिक खिल उठी। मैं तुम्हें भी लिटिल बाई कहकर बुलाऊंगा, जैसे भाई झाओ को बुलाते हैं। लिटिल बाई, हमारी बेंटो बॉक्स की जरूरतें ज्यादा नहीं हैं, डायरेक्टर चेन की टीम जैसा कुछ भी चलेगा। मेरी भी यही जरूरतें हैं। हमारे लिए दिन में 2 बार भोजन नाश्ता हम खुद ही बना लेते हैं। कोई बात नहीं, कितने लोग हैं? बाई ये ने तुरंत रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए अपना फोन निकाला। हमारे पास फिलहाल 2 तरह के विकल्प हैं। एक तो स्टैंडर्ड विकल्प है जिसमें बढ़िया व्यंजन मिलते हैं, जिसकी कीमत $35 है। दूसरा खास तौर पर मशहूर हस्तियों के लिए है। इसमें स्वादिष्ट व्यंजनों के अलावा उनकी सेहत भी बहुत अच्छी रहती है। आप दोनों बड़े भाई फिल्म और टेलीविजन सिटी में पता कर सकते हैं कि कौन कौन हमारे मील सेट का आनंद लेता है। हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो शारीरिक बनावट को बनाए रखने में मदद करे। हमारा ड्रामा एक आइडल ड्रामा है, जिसमें कई महिला सेलिब्रिटी हैं और वे वजन बढ़ने से बहुत डरती हैं,
लगभग हर दिन कच्ची सब्जियां खाने और काली कॉफी पीने को तैयार रहती हैं। सच कहूं तो मैंने काफी रिसर्च करने के बाद यहाँ आने का फैसला किया और फिर ओल्ड झाओ से मुझे यहाँ लाने के लिए कहा। मैं भी यही सोचता हूँ। हालांकि हमारी कहानी सैन्य विषय पर आधारित है, लेकिन हम भी ज्यादा मोटे नहीं हो सकते। चिंता मत करो, मुझे आपकी फीस का पता है। ये हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा किफायती है। हम आज ही अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। जब तक आप इसे स्वीकार कर सकते हैं, तो कितने भाग? हमारा दल छोटा है, 15 भाग काफी होंगे। ये बात भाई वू ने कही। उनके चेहरे पर थोड़ी चिंता झलक रही थी, मानो उन्हें डर हो कि बाई ये को लगेगा कि उन्होंने बहुत कम ऑर्डर किया है। लेकिन वह स्पष्ट रूप से जरूरत से ज्यादा सोच रहा था। बाई ये तो एक मच्छर का पैर भी नहीं छोड़ता। 15 बेंटो बॉक्स से होने वाले भारी मुनाफे की तो बात ही छोड़िए। दुकान में मिलने वाले सामान्य बेंटो बॉक्स की तुलना में इसमें केवल थोड़े अधिक परिष्कृत व्यंजन और उनका विशेष सोया दूध ही शामिल था। कोई बात नहीं, भाई ली के पक्ष का क्या? हमें थोड़ा और चाहिए, हम 35 भाग लेंगे। ठीक है, हमें डिलीवरी कब से शुरू करनी चाहिए? क्या आपको कोई उपकरण या कुछ और जोड़ने की जरूरत है? भाई ली ने पूछा। उन्हें झाओ टोंगहू से पता था कि बाई ये की दुकान बड़ी तो नहीं थी, लेकिन वहां ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ रहती थी। कोई बात नहीं, हम इसे संभाल लेंगे। अब उस दुकान में स्टिर फ्राई के लिए 2 हेड शेफ थे और वे ठंडे व्यंजन भी बना सकते थे। मुख्य व्यंजनों की बात करें तो वह और वेई झाओ वहां मौजूद थे। वेई झाओ अब प्रतिदिन तीनों मुख्य व्यंजन पूरी तरह से संभाल सकते थे। इसलिए केवल 50 बेंटो बॉक्स जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसका मतलब बस थोड़ा अधिक काम था, लेकिन कमाई निश्चित रूप से अच्छी थी। इस मामले पर आसानी से चर्चा हो गई और दोनों को ये सुविधाजनक लगा। उन्होंने झाओ टोंगहू के पिछले अनुबंध में भागों की संख्या में संशोधन किया और सीधे उस पर हस्ताक्षर कर दिए। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद सभी ने जश्न मनाया, झाओ टोंगहू को छोड़कर, जिसने गाड़ी चलाई थी, और वो बड़ी अनिच्छा से सफेद नाशपाती सोडा की 2 बोतलें ही पी सका। 2 नए परिचितों की तुलना में झाओ टोंगहू और बाई ये स्वाभाविक रूप से बहुत परिचित थे। जब बाई ये निर्देशक चेन के बुजुर्ग पिता के लिए जन्मदिन का भोज बनाने गए थे, तब झाओ टोंगहू ने उनका अच्छे से ख्याल रखा था। इस समय उनके स्पष्ट और अस्पष्ट दोनों शब्दों ने निकटता का भाव व्यक्त किया, जिससे अन्य 2 लोग बाई ये को कम आंकने में असमर्थ हो गए। ये दोनों बाई ये को कैसे कम आंक सकते थे? दोनों को उनके बॉस ने भेजा था और अपने अपने बॉस के विश्वास पात्र होने के नाते उन्हें कुछ ऐसी अंदरूनी जानकारी पता थी जो दूसरों को नहीं पता थी। उदाहरण के लिए, भाईली को उनकी टीम की एक मामूली महिला सेलिब्रिटी ने विशेष रूप से बताया था कि वह इस जगह से बेंटो बॉक्स चाहती है, इसलिए उन्होंने तुरंत पता लगाया और फिर उन्हें मिलाने के लिए झाओ टोंगहू से संपर्क किया। एक पक्ष संबंध बनाने के लिए उत्सुक था, दूसरा मित्रवत था, और अच्छी शराब और अच्छे मांस के साथ उनका रिश्ता जल्दी ही बहुत घनिष्ठ हो गया, और जल्द ही वे एक दूसरे को भाई और छोटा भाई कहने लगे। भाई, बाकी सब बातों को छोड़ दे तो आपकी कारीगरी बेमिसाल है। भाई ली ने अंगूठा ऊपर करके कहा। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने जो इतना सारा पका हुआ मांस तैयार किया है, वह सचमुच असली है। खासकर ये चिकन कलगी, अरे वाह, मैंने इसे पहले कहीं और नहीं खाया। भाई वू ने खाते हुए आश्चर्य से कहा। सच कहूं तो मैंने भी इससे पहले लिटिल बाई के चिकन कॉम्स कभी नहीं खाए थे, झाओ टोंगहू ने कहा। मैं तुम दोनों से झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे भाई का हुनर वाकई असाधारण है। मैंने आज तक उनके बनाए हुए ब्रेस्ट मीट से बेहतर स्वाद वाला मांस नहीं चखा। जी हाँ, जी हाँ, भाई वू ने बार बार सिर हिलाया। फ्राइड राइस भी बहुत स्वादिष्ट है। मैं यांगझोउ में रह चुका हूँ और वहाँ का चावल बिल्कुल असली है। बस लाओगानमा का फ्राइड राइस बहुत तीखा होता है। हा हा हा, ये फ्राइड राइस मुझे बहुत पसंद आया। छोटे भाई बाई, कल तुम्हें हमारे दल को खाना पहुंचाना है, तो कृपया मुझे थोड़ा और फ्राइड राइस दे देना। कोई बात नहीं, बाई ये ने तुरंत सहमति दे दी। चारों ने आधी रात तक शराब पी और फिर सब चले गए। बाई ये ने जियांग हाओ को सोने के लिए कहा, लेकिन जियांग हाओ सफाई में मदद करने के लिए वहीं रुक गया। बाई ये, क्या तुम्हें पता है कि वे क्यों आए थे? क्यों आए हो? खाना ऑर्डर करने तो नहीं आए थे। बाई ये ने जियांग हाओ की तरफ देखते हुए अपना सिर झुकाया। और किस लिए हो सकते हो? जी हाँ, खाना ऑर्डर करने ही गया था, जियांग हाओ ने कहा।
किसी ने बताया कि आपका मौजूदा बॉडी शेपिंग डाइट प्लान काफी लोकप्रिय हो गया है। दरअसल मुझे भी कुछ खबरें पता हैं। क्या खबर है? मैंने सुना है कि एक मामूली महिला सेलिब्रिटी, एक बड़ी स्टार, खास तौर पर आपके लिए आई थी। उसने कहा कि अगर उसे यह मील प्लान नहीं मिला, तो वह इस स्क्रिप्ट को करने की हिम्मत नहीं करेगी क्योंकि वह जिस किरदार को निभा रही है वो एक छोटी सी खूबसूरत लड़की है जिसे खाना बहुत पसंद है। भाई ये लगभग जोर से हंस पड़ी। बकवास करना बंद करो, तुम ऐसी बकवास पर कैसे विश्वास कर सकते हो? भाई ये को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उसके जैसी बड़ी हस्ती आसमान में उड़ती है, जमीन पर दौड़ती है, पानी में तैरती है, झाड़ियों में फुदकती है, उसने क्या नहीं खाया होगा। इसके अलावा जब वजन कम करने की बात आती है, तो उन महिला हस्तियों के पास अनगिनत तरीके होते हैं, और उनमें से प्रत्येक में अविश्वसनीय इच्छा शक्ति होती है। जहां तक यहाँ सिर्फ अपने छोटे से बेंटो बॉक्स के लिए फिल्म बनाने आने की बात है। अगर यह सच है, तो इस फिल्म और टेलीविजन शहर के बॉस को कम से कम मुझे कमीशन तो देना ही चाहिए। आपको इस पर विश्वास नहीं होगा। अरे, क्या तुम करते हो? हाँ, जियांग हाओ ने कहा। भाई ये ने साफ किए हुए रसोई के बर्तन समेटे, पीछे मुड़ी, जियांग हाओ के कंधे पर थपथपाया और गंभीरता से कहा, बच्चे, तुम इतने भोले क्यों हो? इस उद्योग में इतना मीठा और मासूम मत बनो। भाई ये के बोलने के बाद उसने अपना सिर हिलाया और चला गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। धिक्कार है, भाई ये। जियांग हाओ ने देर से प्रतिक्रिया दी। तुमने मेरे कपड़ों पर हाथ पोंछे। मेरे नए कपड़ों पर। भाई ये पहले ही काफी दूर भाग चुका था। दरवाजा बंद करो, उसने चिल्लाते हुए कहा और फिर पीछे मुड़े बिना दौड़कर घर वापस आ गया। हंसी मजाक के बाद दोनों ने नहाया और सोने की तैयारी की। बाई ये रसोई में जाना नहीं भूली और पहले से तैयार किए गए बैंगनी रंग के चावल के 2 मुट्ठी भर दाने भिगो दिए, ताकि अगली सुबह बैंगनी चावल की दलिया बना सके। हालांकि बाई ये देर से सोया, लेकिन थका देने वाले दिन के बाद उसे जल्दी नींद आ गई और उसकी नींद बहुत अच्छी रही। इसलिए अगली सुबह वह तरोताजा और ऊर्जा से भरपूर महसूस करते हुए उठा। सुबह उसने भीगे हुए बैंगनी चावल को एक बर्तन में दलिया बनाने के लिए डाला, फिर अंडे के पैनकेक का ढेर बनाया, लाल सॉसेज की एक प्लेट काटी और अचार वाली पत्ता गोभी की एक थाली तैयार की। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, जियांग हाओ उठ खड़ा हुआ। खाने के मामले में तो तुम काफी भाग्यशाली हो। भाई ये ने चिढ़कर दलिया का कटोरा, जो उसने अभी अभी खुद को परोसा था, अपने सामने सरका दिया और फिर दूसरा कटोरा लेने के लिए रसोई में वापस चला गया। हे, इसे ही तो कहते हैं सौभाग्यशाली व्यक्ति जिसे किसी बात की चिंता नहीं होती। जियांग हाओ ने झटपट हाथ मुंह धोया, भागा दौड़ी करके आया, अंडे का पैनकेक उठाया और एक टुकड़ा खा लिया। अरे, बाद में हम कुछ कटे हुए आलू के रैप्स क्यों नहीं बना लेते? ठीक है, बाई ये ने बैंगनी रंग के चावल का स्वाद लेते हुए जवाब दिया। उसमें खुशबू थी, ये पिछले वाले से भी ज्यादा खुशबूदार है। आखिरकार ग्रेड तो अलग ही था, लेकिन इस स्वाद का वर्णन कैसे किया जाए? सुगंधित, कोमल और चिकना, ये सचमुच एक ऐसा स्वादिष्ट अनुभव था जो उसने पहले कभी नहीं चखा था। अपनी बात खत्म कर चुके जियांग हाओ ने भी अपना कटोरा उठाया और दलिया का एक घूंट पिया। उनकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। तुमने अपने दलिया में क्या डाला है? कुछ नहीं, भाई ये कुछ समझा नहीं सका, इसलिए उसने अपना सिर नीचे कर लिया और अपना दलिया पीना जारी रखा। लेकिन इसका स्वाद मीठा है। मैंने इसमें चीनी डाली है, लेकिन यह मिठास सूक्ष्म है, बिल्कुल वैसी नहीं जैसी मैंने थोड़ा सा योगदान दिया। और ये खुशबू, ये रंग, ये इतना स्वादिष्ट क्यों है? बूढ़ी बाई, क्या आपके खाना बनाने के कौशल में फिर से सुधार हुआ है? जियांग हाओ ने इसकी जमकर तारीफ की। सौभाग्य से पकने के बाद जब बैंगनी मक्का खिल उठा, तो वह पहले जैसा नहीं दिख रहा था, बल्कि साधारण बैंगनी चावल के दलिया से कहीं ज्यादा सुंदर लग रहा था। अरे हाँ हाँ, जल्दी करो और खाओ। उनकी खाना पकाने की कुशलता में सुधार हुआ, लेकिन ये प्रजातियों के विकास की गति के साथ तालमेल नहीं रख पाई। उन दोनों ने बड़े चाव से बैंगनी चावल की पूरी कटोरी चट कर ली। पेट भर जाने और संतुष्ट होने पर दोनों ने तृप्ति भरे भावों के साथ अपने पेट पर हाथ फेरा। बूढ़ी बाई, चलो अब से हर रोज ये दलिया बनाते हैं। मैं वादा करती हूँ कि मैं शिकायत नहीं करूंगी। सपने देखते रहो, ये थोड़ा ही है, और एक बार खा लिया तो फिर खत्म हो जाएगा, बाई ये ने आलस भरे लहजे में कहा। मैं इसे बनाऊं या न बनाऊं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम कितने आज्ञाकारी हो।
आज या कल मेरा कोई सीन नहीं है, मैं खाना पहुंचाने में आपकी मदद कर दूंगा। ये भी ठीक रहेगा। सचिव झांग और बाकी लोगों से मिले हुए काफी समय हो गया है ना? चलिए दोपहर को साथ चलते हैं, बाई ये ने उठते हुए कहा। ठीक है। नाश्ते के बाद बाई ये और जियांग हाउ सबसे पहले सब्जी मंडी गए और दिन भर के लिए सारी सब्जियां खरीद लीं। अब बाई ये के पास पर्याप्त धन था और वह प्रतिदिन कई बेंटो बॉक्स बेचता था, इसलिए वह बड़ी मात्रा में सामग्री खरीद सकता था और अच्छी कीमतें प्राप्त कर सकता था। जब बाई ये वहां से गुजरते थे, तो विभिन्न सब्जी विक्रेताओं के मालिक उनका गर्मजोशी से अभिवादन करते थे। बॉस बाई का नाम अब कुछ हद तक जाना पहचाना हो गया था। आखिरकार, अगर दूसरे लोग कुछ किलो खरीदते, तो प्रति किलो 1 युआन की कमाई कुछ ही युआन होती। लेकिन बाई ये की खरीदारी में, भले ही उन्हें प्रति किलो थोड़ी सी कमाई हुई हो, कुल रकम दूसरों को बेचकर कमाई गई रकम से कहीं ज्यादा थी। अंततः, यह एक बड़ा ग्राहक था जिसे खुश रखना जरूरी था। जहां तक चिकन की बात है, बाई ये को अब चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वह मुर्गी पालन और प्रसंस्करण संयंत्र हर सुबह उसे ताजे चिकन ब्रेस्ट और ड्रम स्टिक की आपूर्ति करता था, जबकि चिकन के कंकाल और अन्य हिस्सों जैसे जमे हुए सामान उसकी मांग पर पहुंचाए जाते थे। यहाँ तक कि अंडे भी उन्हें ताजे और सस्ते दामों पर भेजे जाते थे, जिससे उन्हें अधिक लाभ कमाने का मौका मिलता था। बाई ये की दुकान में प्रतिदिन बड़ी मात्रा में चिकन, तले हुए चिकन लेग पीस, चिकन कटलेट और सॉस वाले चिकन के टुकड़े इस्तेमाल होते थे, जिससे रोजाना 100 किलो से अधिक का सामान बिकता था। इसके अलावा, पहले पूरे शहर में निरीक्षण किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप पास के एक रेस्तरां सहित कई रेस्तरां बंद कर दिए गए थे। हर कोई और भी अधिक सतर्क हो गया था। इसके अलावा, थोक में खरीदना सस्ता था, और प्रजनन और प्रसंस्करण संयंत्र में बिक्री के प्रभारी प्रबंधक झांग के साथ उनके संबंध अब काफी अच्छे थे। पहले तो दूसरा पक्ष उसकी दुकान पर जाने के लिए अपना रास्ता भी बदल लेता था, क्योंकि वे उसकी छोटी, एकांत जगह पर स्थित दुकान की प्रतिदिन की उच्च बिक्री मात्रा को देखकर पूरी तरह से आश्चर्यचकित और प्रभावित होते थे। अब तो दूसरी छोटी दुकानें भी सामान खरीदने के लिए बॉस बाई के पास आने लगी हैं। वे पहले से सॉस लगे चिकन के कंकाल खरीदते हैं और फिर उन्हें बेचने के लिए अपनी दुकानों पर ले जाते हैं। बॉस बाय इस व्यवस्था से खुश हैं और उन्हें 4.5 युआन की कीमत पर बेचकर अपना मुनाफा सुनिश्चित कर रहे हैं। वे छोटी दुकानें भी अच्छा मुनाफा कमाती हैं, खूब कमाई करती हैं, और वे सभी बॉस बाई को सिगरेट बेचती हैं और उन्हें बॉस बाई कहकर बुलाती हैं। क्योंकि ये लोग बिक्री में मदद करते हैं, इसलिए अब दिन भर लगातार काम चलता रहता है। प्रत्येक छोटी दुकान में दर्जनों से लेकर 100 से अधिक मुर्गियां बेची जा सकती हैं, जिससे बॉस बाई की दुकान को प्रतिदिन 1000 से अधिक मुर्गियों के कंकाल बेचने में सीधी मदद मिलती है। आपको पता है, जब बॉस बाई अपने गृहनगर में थे, तो उन्होंने नए साल से कुछ दिन पहले ही यह संख्या हासिल की थी। जियांग हाउ को थोक बाजार घुमाने और ढेर सारा तेल, नमक, सोया सॉस और सिरका खरीदने के बाद बॉस बाई संतुष्ट होकर लौट आया। अगर आप बॉस बाई से पूछें कि आपके पीछे गाड़ी खींचने में मदद करने वाला एक छोटा सा अनुयायी होने पर कैसा महसूस होता है, तो उनके मन में केवल एक ही विचार आता है, बॉस बनना बेहद अच्छा लगता है। बॉस बाई खुश थे, लेकिन उनके पीछे जियांग हाओ हौंकते हुए बोले, कहिए, आप कम से कम थोड़ी मदद तो कर सकते हैं, ये एक भावी फिल्म सम्राट के हाथ हैं। ठीक है, ठीक है। कितना नाटकीय है। बॉस बाई ने जियांग हाओ को खींचने में मदद करने के लिए पीछे मुड़कर कहा, क्या अब तुम्हारी फिटनेस खराब हो गई है? वापसी में जियांग हाओ गाड़ी चला रहा था। उसने काफी समय से गाड़ी नहीं चलाई थी, इसलिए अभ्यास करने का यह अच्छा मौका था। थोड़ी देर में उसे निर्माण स्थल तक गाड़ी चलाकर जाना था। जब बॉस बाई वापस लौटे, तो उन्होंने जियांग हाओ को विदा किया और खुद रसोई में दिन भर के लिए सभी सामग्री धोने और काटने में व्यस्त हो गए। मुख्य व्यंजन स्टीमर में डालकर पकाए गए। आज वे शेर के सिर के आकार के मीटबॉल खा रहे थे, जो फिल्म क्रू, निर्माण स्थल के श्रमिकों और दुकान के नियमित ग्राहकों के बीच बहुत लोकप्रिय व्यंजन था। जब वे झाओ पहुंचे, तो बॉस बाई मीटबॉल तल रहे थे। मीटबॉल को पकाने से पहले तलने से वे बिखरते नहीं हैं। अन्यथा, यांगजू विधि से शेर के सिर वाले मीटबॉल बनाने के लिए, जिसमें चिकन सूप में धीमी आंच पर पकाना आवश्यक होता है, पर्याप्त समय नहीं बचता। जब वे झाओ पहुंचे, तो बॉस बाई ने चूल्हे का वो हिस्सा उन्हें सौंप दिया और व्यंजन बनाने चले गए। बॉस बाई हर दूसरे दिन साइड डिश बनाते हैं, और आज भी इसका अपवाद नहीं था।
उन्होंने सीधे मिश्रित अचार वाली पत्ता गोभी की पट्टियों से भरे एक बड़े बर्तन को काटा, उस पर मुट्ठी भर हरी मिर्च छिड़की और उस पर एक चम्मच गर्म तेल डाला, जिससे एक सरल लेकिन स्वादिष्ट साइड डिश तैयार हो गई। मिश्रित अचार वाली पत्ता गोभी के अलावा अंडे और सोयाबीन के पेस्ट का एक बड़ा बर्तन भी था। ये सभी चीजें निर्माण स्थल पर काम करने वाले मजदूरों के लिए थी, जिन्हें वे बाद में सुबह उबले हुए बन या दलिया के साथ खा सकते थे। बॉस बाय फिलहाल निर्माण स्थल पर केवल दोपहर के भोजन और रात के खाने की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं। मुख्यतः इसलिए क्योंकि अब पहले जैसा नहीं रहा, जब बॉस बाय निर्माण स्थल के पास रहते थे। अब दूरी इतनी ज्यादा है कि सबके लिए नाश्ता बनाने आना नामुमकिन हो गया है। तो निर्माण स्थल पर नाश्ता बनाने के लिए अंशकालिक काम करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया। इसमें कोई नई तरकीबें नहीं हैं और यह निश्चित रूप से उतना स्वादिष्ट नहीं है जितना बॉस बाई के समय में होता था। अब नाश्ते में बस उबले हुए बंस और चावल की दलिया ही मिलती है, इसमें ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। दलिया घर पर बनाया जाता है और स्टीम्ड बंस पास की एक दुकान से मंगवाए जाते हैं। अब मौसम गर्म है, इसलिए स्टीम्ड बंस खाने के लिए बिल्कुल सही समय पर पहुंचते हैं। हालांकि केवल सादा चावल का दलिया पर्याप्त नहीं है, इसलिए बॉस बाय हर दूसरे दिन कई तरह के व्यंजन बनाते हैं या किनवित टोफू की कुछ बाल्टियां भेजते हैं। ये सभी खर्चे बॉस बाई के हैं। जब वी झाओ के व्यंजन तैयार हो गए, तो समूह ने भोजन को लंच बॉक्स में पैक किया और सीधे निर्माण स्थल की ओर चल पड़ा। अंडे और सोयाबीन के पेस्ट को देखकर कई लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। हालांकि हर परिवार का इस व्यंजन को बनाने का अपना अलग तरीका होता है, लेकिन कुल मिलाकर इसका स्वाद लगभग एक जैसा ही होता है। अगर इसे अच्छे से बनाया जाए, तो चावल के साथ खाने पर यह सबसे संतोषजनक व्यंजन साबित होता है। सुबह सुबह उबले हुए बन को तोड़कर उसमें एक चम्मच अंडे का पेस्ट मिलाने से ही पेट भर सकता है। जियांग हाओ और बाकी सभी लोग पुराने परिचित थे। उन्हें देखकर सभी ने उनका अभिवादन किया। हाओ जी, तुम्हें देखे हुए काफी समय हो गया। आजकल शूटिंग में व्यस्त थे, है ना? हाओ जी में प्रतिभा झलकती है। भविष्य में हम हाओ जी और शियाओ बाई को टीवी पर देख पाएंगे। जियांग हाओ ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैं पहले काफी व्यस्त था, लेकिन इन 2 दिनों में मेरे कोई सीन नहीं है, इसलिए मैं खाना पहुंचा रहा हूँ। हा हा हा, स्वागत है। बॉस बाय, आज हम क्या खा रहे हैं? आज हम शेर के सिर के आकार के मीटबॉल, मसालेदार कटा हुआ सुअर का मांस और तले हुए चिकन कटलेट बना रहे हैं, बॉस बाय ने कहा। पिछली बार आपने तले हुए टोफू पफ खाने की इच्छा जताई थी, इसलिए मैंने आज उन्हें बना दिया है। अब जब मौसम गर्म हो गया है, तो तरह तरह की सब्जियां बहुतायत में उपलब्ध हैं। आज के तले हुए टोफू पफ को छोटी बोक चॉय के साथ पकाया गया है। एक चम्मच भर खाने पर, सूप और सब्जियों दोनों के साथ, ये चावल के साथ स्वादिष्ट और तृप्तिदायक लगता है। तला हुआ टोफू पहले से ही तला हुआ था और धुली हुई छोटी बोक चॉय ताज़ी और मुलायम थी। इसके अलावा बॉस बाई ने इस व्यंजन को ज्यादा नमकीन नहीं बनाया, ताकि सभी लोग अधिक हरी सब्जियां खा सकें। बॉस बाय और जियांग हाओ ने सुबह बहुत ज्यादा खा लिया था और अब उन्हें भूख नहीं थी, इसलिए वे पास में ही बैठ गए और सभी से बातचीत करने लगे। जब वे बात कर रहे थे, तभी बॉस झो आ गए। बॉस झो आजकल काफी व्यस्त हैं और हर दिन निर्माण स्थल पर नहीं आ पाते। लेकिन जब उन्हें बॉस बाई के हाथ का बना खाना खाने की बहुत इच्छा होती है, तो वे अपना काम छोड़कर उनके पास आ जाते हैं। ओह, शाओ बाई, बॉस झो ने उनका अभिवादन किया। आज तुमने कौन सा स्वादिष्ट खाना बनाया है? बॉस बाई ने मेनू पढ़कर सुनाया। बॉस झो ने बार बार सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा, ये सभी मेरे पसंदीदा हैं। बॉस झो के पीछे चल रहे सचिव झांग ने धीरे से मुस्कुरा दिया। बॉस, क्या शियाओ बाई द्वारा बनाया गया कोई ऐसा व्यंजन है जो आपको पसंद नहीं है? आप सही कह रहे हैं। बॉस झो दिल खोलकर हंसे और मजदूर भी खिलखिलाकर हंस पड़े। अब खाना सिर्फ मैं ही नहीं बनाता। दुकान में बहुत भीड़ रहती है, इसलिए हमने कुछ और शेफ को काम पर रखा है, बॉस बाई ने कहा। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता था कि स्वाद थोड़ा अलग क्यों लग रहा है। लेकिन कुल मिलाकर यह आपके स्वाद के काफी करीब है। आम मजदूर इन व्यंजनों में अंतर पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देते थे क्योंकि वे बहुत जल्दी खाना खा लेते थे, और इनमें से अधिकांश व्यंजन झांग की आंख द्वारा पकाए गए थे, जिनकी खाना पकाने की शैली बॉस बाई की शैली से लगभग 70 से 80% मिलती जुलती थी। हालांकि बॉस झो की स्थिति अलग थी।
उन्होंने कई स्वादिष्ट चीजें खाई थी और उनकी स्वाद परखने की क्षमता अधिक विकसित थी, इसलिए वे अभी भी अंतर पहचान सकते थे। बॉस झोऊ ने सिर हिलाया और बिना किसी की मदद लिए खुद चावल लेने चले गए। फिर शेर के सिर के आकार के मीटबॉल का एक बड़ा चम्मच लिया और फिर पूछा कि बाई ये ने व्यक्तिगत रूप से कौन सा मीटबॉल बनाया था, और फिर उसे परोसा। उन्हें बाई ये द्वारा शेफ को काम पर रखने पर कोई आपत्ति नहीं थी। अब जब उनका रेस्तरां बढ़ रहा था, तो लोगों को काम पर रखना स्वाभाविक था, और वह इसे समझते थे। दरअसल 300 लोगों के भोजन की जिम्मेदारी अकेले बाई ये को ही संभालनी पड़ी। ये देखकर उसे काफी आश्चर्य हुआ, बच्चा शायद थक गया था। आखिरकार उस समय बाई ये के पास पैसे नहीं थे, और यह बच्चा इतना ईमानदार था कि वो उससे अधिक पैसे लेने को तैयार नहीं था। हालांकि उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि एक अच्छा शेफ महीने में 10,000 या 8,000 भी कमाता है। उन्होंने केवल उन्हीं के बारे में सोचा, न कि अपनी थकान के बारे में। इसी वजह से बॉस झोऊ ने परियोजना पूरी होने के बाद बाई ये को 1 लाख युआन देने पर जोर दिया था। सबसे पहले तो यह उनके एनोरेक्सिया के इलाज के लिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए था, और दूसरा यह इस छोटे भाई की मदद करने के लिए था। बॉस झोऊ के लिए ये थोड़ी सी रकम कुछ भी नहीं थी। यह उनकी पत्नी के लिए 2 बैग खरीदने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन अगर वह पैसे नहीं देता, तो न केवल उसे बेचैनी महसूस होती, बल्कि उसकी पत्नी शायद खुद आकर बाई ये को पैसे दे देती। उनकी पत्नी गुस्सैल स्वभाव की थी, वह नहीं चाहते थे कि बाई ये डर जाए। कुछ निवाले खाने के बाद बॉस झोऊ ने तारीफ करते हुए कहा, वाह, आपके बनाए व्यंजन अब भी सबसे असली लगते हैं। सच कहूं तो अब जब मैं दूसरों का खाना खाता हूँ, तो मुझे हमेशा कुछ कमी सी लगती है। या तो वह दिखावटी तो होता है लेकिन व्यवहारिक नहीं, या फिर स्वाद ही सही नहीं होता। आपकी कुशलता को देखते हुए मुझे लगता है कि आप बिना किसी परेशानी के किसी बड़े शहर में अपना रेस्तरां खोल सकते हैं। बाई ये मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, मैं ऐसा सपना देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। मुझे पूर्वोत्तर के व्यंजन और कुछ शानडोंग व्यंजन अच्छे से आते हैं। मुख्य रूप से ये यहाँ के आम व्यंजन हैं। बाकी चीजों में मैं अच्छा नहीं हूँ। अरे बाई ये, मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा कि तुमने खाना बनाना किससे सीखा। मैंने अपने पुराने बॉस से सीखा। बूढ़े बॉस बॉस झोऊ को समझ नहीं आया। बाई ये ने बॉस झोऊ को ये बात समझाई, जिस पर बॉस ने हैरानी से कहा, ओह, तो वह तुम्हारा बॉस भी है और तुम्हारा गुरु भी। बिल्कुल, बाई ये ने सिर हिलाते हुए कहा, पुराने मालिक के पास बेहतरीन हुनर था। उनका पहले वाला छोटा सा रेस्टोरेंट हमेशा भरा रहता था। छोटे मालिक को ये सब सीखना पसंद नहीं था, इसीलिए मुझे मौका मिला। आपके बॉस और मास्टर, उनकी दूरदर्शिता वाकई अच्छी थी। बॉस झोऊ ने सिर हिलाते हुए कहा, आप में प्रतिभा है। हाँ हाँ, मैं इसे प्रतिभा तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं बुनियादी चीजों की उपेक्षा नहीं कर सकता। सिस्टम की एक क्लिक में काटने की अद्भुत क्षमता के बावजूद बाई ये अक्सर एक छुरी उठाता और कुछ देर तक काटता रहता था। जैसा कि उन्होंने वेई झाओ को निर्देश दिया था, ये बुनियादी कौशल हैं जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। जैसा कि कहावत है, मुट्ठी हाथ से नहीं छूटती, गाना मुंह से नहीं छूटता, यही सिद्धांत है। बाई ये हंसते हुए बोली, दरअसल जब मैंने पहली बार रेस्टोरेंट के बैक किचन का कार्यभार संभाला, तो कई पुराने नियमित ग्राहकों ने स्वाद में थोड़ा अंतर महसूस किया। लेकिन वे सभी ग्राहक बहुत दयालु थे, किसी ने भी खाना वापस नहीं किया या ऐसी कोई बात नहीं थी, वरना शायद मैं इस पेशे में आगे नहीं बढ़ पाती। 2 साल तक प्रशिक्षु के रूप में काम करने के बाद बाई ये के चाकू चलाने के कौशल में सुधार हो गया था, और उसके द्वारा बनाए गए साइड डिश भी ठीक ठाक थे, लेकिन उसकी स्टिर फ्राई करने की कला बस कामचलाऊ थी। हालांकि उस समय बूढ़े मालिक का स्वास्थ्य पहले से ही बहुत अच्छा नहीं था, और जब वो अचानक बीमार पड़ गए, तो केवल बाई ये ही कार्यभार संभाल सकते थे, अन्यथा बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन कुछ महीनों के दौरान बाई ये बहुत चिंतित रहता था। हर बार जब वह कोई व्यंजन तलकर खाता था तो उसे इस बात की चिंता रहती थी कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं बना दिया और कहीं वह व्यंजन वापस तो नहीं कर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे पुराने नियमित ग्राहक नेक थे, वे सभी आसपास के पड़ोसी थे, और सभी लोग पुराने मालिक की स्थिति के बारे में जानते थे, और यह भी जानते थे कि बाई ये वह शिष्य था जिसे पुराने मालिक ने व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया था। हालांकि उस समय स्वाद में कुछ कमी थी, फिर भी उन्होंने शिकायत नहीं की। वास्तव में कई वरिष्ठ नियमित ग्राहकों ने तो बाई ये से खुलकर बातचीत की और उनके गुरु
यानी पुराने मालिक द्वारा बनाए गए व्यंजनों के बारे में बताया। भाई ये को सब कुछ याद था और वह इस पर गहन चिंतन करता रहा। कुछ महीनों बाद उसने अपने पुराने बॉस की कला का 7/10वां हिस्सा हासिल कर लिया था। इसी समय पुराने बॉस का देहांत हो गया और बाई ये ने आधिकारिक तौर पर रसोई के सभी कार्यों की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली। खरीदारी और खाना पकाने के अलावा छोटे मालिक ने उसे 6,000 रुपये का वेतन देने का भी वादा किया था। दुर्भाग्यवश उस दुकान को पूरी तरह छोड़ने से पहले उन्हें कभी भी वह 6,000 का वेतन नहीं मिला। उसे नहीं पता था कि वह दुकान स्थानांतरित हो गई है या उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, और न ही उसे यह पता था कि छोटे मालिक ने अपना कर्ज चुकाया है या नहीं। वे थोड़ी देर और बातें करते रहे जब तक कि बॉस झो ने अपना खाना खत्म नहीं कर लिया और एक अपॉइंटमेंट के लिए चले गए, और बाई ये और जियांग हाओ निर्माण स्थल से बाहर आ गए। जियांग हाओ को आखिरकार भूख लग गई थी। बाई ये, चलो कुछ और खाते हैं, जियांग हाओ ने अचानक कहा। रोज रोज चावल और भुट्टा खाना उबाऊ हो जाता है। ठीक है, आप क्या खाना चाहते हैं? हॉटपॉट। जियांग हाओ ने बाई ये को दोनों तरफ की दुकानों को देखने का इशारा किया। यहाँ कई छोटी छोटी हॉटपॉट की दुकानें थीं। हॉटपॉट, क्या हमें अभी भी बाहर खाने जाना पड़ेगा? चलो, घर पर ही बना लेते हैं। क्या हम इसे खुद बना लें? आपको सामग्री को भूनना आता है? किन सामग्रियों को भूनना है? क्या तुम्हें नहीं पता कि हॉटपॉट बेस जैसी कोई चीज भी होती है? बाई ये ने उसकी ओर आंखें घुमाई। ओह ओह, ये तो ठीक है, लेकिन हमारे पास बर्तन नहीं है। चलिए थोक बाजार का एक चक्कर लगा लेते हैं। हालांकि जियांग हाओ को भूख लगी थी, लेकिन बाद में हॉटपॉट खाने के बारे में सोचकर उसे लगा कि वह थोड़ी देर और रुक सकता है। वे दोनों थोक बाजार में घूम रहे थे और उनके हाथों में पहले से ही हॉटपॉट का बेस और कुछ हॉटपॉट सामग्री मौजूद थी। बाई परिवार की पुरानी दुकान में ऊपर की मंजिल पर एक रसोई घर था, लेकिन वे दोनों चूल्हे के पास खड़े होकर खाना नहीं खा सकते थे। इसलिए बाई ये ने एक इलेक्ट्रिक हॉट पॉट खरीदा, वो भी स्प्लिट पॉट वाला। इसकी कीमत 100 युआन से अधिक थी, जिसे उसने काफी अच्छा सौदा समझा। अन्य सामग्रियों के लिए बाई ये ने जो कुछ भी देखा, खरीद लिया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ खाना खाने का खर्च किसी हॉट पॉट रेस्टोरेंट में खाना खाने से भी ज्यादा है। बाई ये को एक के बाद एक चीजें खरीदते देख जियांग हाओ ने अनजाने में कहा। अगर मैं एक हॉट पॉट खरीद लूं, तो मैं इसे अक्सर खा सकती हूँ, बाई ये ने उत्साह से कहा। ताज़ा खरीदे गए ट्राइप, बत्तख के गिज़र्ड और अन्य ताज़ी सामग्री को हाथ में पकड़े हुए आगे की ओर इशारा करते हुए, चलो कुछ सोया उत्पाद भी खरीद लेते हैं। टोफू और इसी तरह की चीजों को ताज़ा ही खाना चाहिए, इसलिए जब भी बाई ये टोफू का कोई व्यंजन बनाने की योजना बनाता था, तो वह उसी दिन बाजार से टोफू खरीद लेता था। सोया पफ, फ्रोजन टोफू और टोफू के साथ भी ऐसा ही था, वह एक बार में बहुत ज्यादा नहीं खरीदता था। मौसम दिन ब दिन गर्म होता जा रहा था, इसलिए फ्रिज में रखने पर भी ये 1 या 2 दिन ही टिकते थे। जब बाई ये लौटा, तो उसने अतिरिक्त किराने का सामान रसोई में रख दिया और उसका एक छोटा हिस्सा लेकर ऊपर चला गया। बॉस, क्या आप खाना नहीं खा रहे हैं? फैन झोंग ने ऊपर देखकर पूछा। नहीं, आज हम अपना स्वाद बदल रहे हैं। हम दोनों ऊपर जाकर हॉट पॉट बनाएंगे। अरे वाह, हॉट पॉट तो लाजवाब है। कुछ देर बाद हम अपने स्टाफ डिनर में भी हॉट पॉट रखेंगे, बाई ये ने मुस्कुराते हुए कहा। आप लोग समय पर हाजिरी लगाकर दरवाजा बंद कर देना। समझ गया। बाई ये कुछ सामान लेकर ऊपर गई, और जियांग हाओ पहले से ही रसोई में सब्जियां चुनकर धो रही थी। मुझे आधी जगह दे दो। बाई ये ने आगे बढ़कर जियांग हाओ को एक तरफ धकेलते हुए कहा। तुम जाओ बर्तन धोकर उसे प्लग में लगा दो, ये काम मुझ पर छोड़ दो। जियांग हाओ ने जवाब दिया, नए बर्तन को अच्छी तरह से धोया और फिर उसे प्लग करने के लिए पावर स्ट्रिप ढूंढने के लिए बाहर चला गया। इसी बीच बाई ये ने तेजी से सामग्रियों को संसाधित किया। हॉटपॉट खाने का आनंद इसमें मौजूद कई अलग अलग सामग्रियों में निहित है, हालांकि इसकी मात्रा बहुत अधिक होने की आवश्यकता नहीं है। एक थाली में तरह तरह के हॉटपॉट मीट बॉल, कटे हुए लाल सॉसेज, लंचन मीट और प्रोसेस्ड सॉसेज भी सजाकर रखे गए थे। ताज़ा टोफू, फ्रोजन टोफू, सोया पफ, सूखा टोफू, तला हुआ टोफू स्टिक्स, लेट्यूस, तिलहन ड्रॉपसीड, क्राउन डेजी, बेबी बोक चॉय, विंटर मेलन स्लाइस, आलू स्लाइस, मशरूम स्लाइस, ट्राइप, बत्तख का खून, बत्तख के गिजर्ड, फैटी बीफ रोल, ब्लैक चिकन रोल। संक्षेप में, हर कल्पना योग्य और अकल्पनीय चीज मेज पर सजी हुई थी।
जियांग हाओ हक्का बक्का रह गया। उसने अपने जीवन में कभी इतना भव्य हॉट पॉट नहीं देखा था। उसके परिवार में कभी कोई इसे नहीं खाता था। घर से दूर काम करने की बात करें तो अगर खाना होता था तो वह क्रू के बेंटो बॉक्स होते थे, अगर नहीं होता था तो वह अचार के साथ कुछ उबले हुए बंस या कुछ और खरीद लेता था। संक्षेप में कहें तो पिछले कुछ वर्षों से वह जहां भी संभव हो पैसे बचा रहा था। इस साल बाई ये की बदौलत उसकी जिंदगी बेहतर हो गई थी। लेकिन उसने हॉट पॉट एक तरह का सूप ज्यादा नहीं खाया था। एक बार पहले जब फिल्म की शूटिंग खत्म हुई तो उनमें से कुछ एक्स्ट्रा कलाकार जो आपस में अच्छे से घुल मिल गए थे, एक बार बाहर खाना खाने गए थे। वह एक छोटा सा हॉट पॉट था जिसकी कीमत प्रति व्यक्ति 20 युआन के आसपास थी। उसमें कुछ ही सामग्रियां थीं और विभिन्न प्रकार के मांस को पेट भरकर खाया जा सकता था। उस दिन उसने पेट भरकर खाना खाया। लेकिन बाद में किसी ने कहा कि यह सब बत्तख का मांस था, जिसकी कोई खास कीमत नहीं थी। इससे क्या फर्क पड़ता है कि यह भेड़ का मांस है या बत्तख का, कम से कम यह मांस तो है। उस एक हॉट पॉट मील के स्वाद ने जियांग हाओ के दिल में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ दी। आज कार की खिड़की से सड़क किनारे हॉट पॉट रेस्तरां देखकर उसकी खाने की तीव्र इच्छा तुरंत बढ़ गई। क्या ये बहुत ज्यादा खर्चीला नहीं है? यह एक दुर्लभ अवसर है, इसलिए जाहिर है हमें इसे अच्छे से खाना चाहिए। बाई ये ने ऊपर देखे बिना कहा और अपने द्वारा खरीदा गया गर्मागर्म मसाला डाल दिया। उबलने के बाद उसने उसे सूंघा और कहा, बुरा नहीं है। वह मसालों का एक बड़ा ग्राहक था, इसलिए मालिक ने स्वाभाविक रूप से उसे धोखा नहीं दिया और दुकान में सबसे ज्यादा बिकने वाले हॉटपॉट बेस की सिफारिश की। दो हिस्सों में बंटे बर्तन में स्वाभाविक रूप से दो स्वाद थे। एक तरफ टमाटर का स्वाद था और दूसरी तरफ मसालेदार तेल का स्वाद। दोनों ही चमकीले लाल रंग के दिख रहे थे। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। जियांग हाओ ने भी थोड़ा उत्साहित होकर सूंघा। पहले मांस डालो, पहले मांस खाओ। जब हमारा पेट भर जाएगा तब हम सब्जियां खाएंगे, बाई ये ने कहा। अभी मीटबॉल को बर्तन में डाल दो, जब हम बाद में खाना चाहेंगे तब तक वे पक चुके होंगे। ठीक है। जियांग हाओ उठा और मीटबॉल से भरी एक प्लेट बर्तन में डाल दी। उबलते हुए दोनों बर्तनों के तले तुरंत स्थिर हो गए। बाई ये और जियांग हाओ, वे केवल गर्म बर्तन के दोबारा उबलने का इंतजार कर सकते थे। ओह, क्या हमें टोफू भी जल्दी डाल देना चाहिए? बाई ये को अचानक याद आया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ताज़ा टोफू और फ्रोजन टोफू की एक प्लेट बर्तन में डाली गई और बर्तन एक बार फिर शांत हो गया। क्या तुमने कभी हॉट पॉट खाया है? बाई ये और जियांग हाओ ने एक साथ कहा। धिक्कार है। दोनों जोर से हंस पड़े। मेरी तो हालत बहुत खराब है। इस बार मेरी बात सुनो। पहले चर्बीदार गोमांस और काले चिकन के रोल परोस दो। कम से कम मुझे कुछ निवाले तो खाने दो, मेरा ब्लड शुगर बहुत कम हो रहा है। जियांग हाओ ने कहा, समझ गया। अंत में जब गर्म बर्तन में दोबारा उबाल आने लगा तो दोनों ने उसमें मांस डाल दिया। पल भर में ही मांस के पतले टुकड़े लाल शोरबे में लुढ़कते हुए धीरे धीरे रंग बदलने लगे। ये खाने के लिए तैयार है। दोनों ने धीरे धीरे मांस खाना शुरू किया और भरपेट भोजन करने लगे। कई प्लेट खाने के बाद दोनों ने राहत की सांस ली। पेट भर जाने से उनके मन में अब कोई चिंता नहीं थी। अभी बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन आना बाकी था। बाई ये को फ्रोजन टोफू और तले हुए टोफू के टुकड़े खाना बहुत पसंद था। जियांग हाओ को बत्तख के खून में बहुत दिलचस्पी थी। छुट्टियों के दौरान खून से बनी सॉसेज उसकी पसंदीदा थी और अब उसे बत्तख के खून से बना टोफू भी बहुत पसंद आने लगा था। ये सचमुच बहुत चबाने वाला है। बाई ये बत्तख की आंत और गिज़र्ड का अध्ययन कर रहा था। वह जानता था कि इन दोनों को बहुत कम समय के लिए उबालने की आवश्यकता होती है और 7 ऊपर 8 नीचे वाली कहावत भी प्रचलित है। हालांकि चूंकि उसने इन्हें पहले कभी नहीं खाया था, इसलिए उसने निर्देश खोजने के लिए विशेष रूप से अपने फोन का इस्तेमाल किया। वे दोनों लगभग अपने फोन का इस्तेमाल करके समय को सेकंड तक नोट कर रहे थे। समय समाप्त होने पर उन्होंने एक एक टुकड़ा उठाया, उसे मसाले में डुबोया और अपने मुंह में डाल लिया। वाह, ये तो वाकई स्वादिष्ट है। मैंने पहले भी धनिया डालकर ट्राइप जानवर के पेट का एक हिस्सा फ्राई किया है, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने ब्लांच किया हुआ ट्राइप खाया है। ये ताज़ा और मुलायम है, बहुत स्वादिष्ट है। बाई ये भी बहुत संतुष्ट थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हॉटपॉट के तले में बस थोड़ा सा उबालने से ही वह इतना स्वादिष्ट बन जाएगा।
येलो थ्रोट मछली भी उतनी ही स्वादिष्ट थी। येलो थ्रोट को धमनी की दीवार जैसा बताया जाता है। इसकी बनावट बहुत लचीली होती है और इसे बर्तन में सिर्फ 1 से 2 मिनट ही पकाना चाहिए, वरना ये रबर बैंड की तरह सख्त हो जाएगा और चबाना मुश्किल हो जाएगा। दोनों भाई खिड़की के पास वाली मेज पर बड़े चाव से खाना खा रहे थे। जब तीखा लाल तेल ज्यादा लगने लगता या मांस ज्यादा रसीला हो जाता, तो वे टमाटर के बर्तन से कुछ टुकड़े खाकर अपने मुंह का खट्टापन दूर कर लेते। जब तक सब्जियां बर्तन में डाली गईं, तब तक वे दोनों लगभग पूरी तरह से भर चुके थे। मुख्यतः हालांकि कई किस्में थीं, प्रत्येक की मात्रा को अच्छी तरह से नियंत्रित किया गया था। हालांकि बाई ये को आमतौर पर पता था कि हॉटपॉट में कौन कौन सी सामग्रियां डाली जा सकती हैं, लेकिन उसने कभी इसे चखा नहीं था। इसलिए इस बार उसने हर चीज थोड़ी थोड़ी खरीदी ताकि वह देख सके कि उन दोनों को क्या पसंद है, और अगली बार वह और भी सटीक सामग्री चुन सके। दोनों द्वारा सभी सामग्री हटा दिए जाने के बाद बाई ये अचानक विचारशील भाव से दिखाई देने लगा। क्या हुआ? जियांग हाओ ने सोफे पर लेटते हुए पूछा। बाई ये बोलने से पहले हिचकिचाई, क्या हमें हॉटपॉट के लिए कुछ मेमने का मांस नहीं खरीदना चाहिए था? जियांग हाओ, ऐसा ही लगता है ना? हॉटपॉट के लजीज स्वाद ने बाई ये और जियांग हाओ दोनों को जबरदस्त लालसा जगा दी, और उन्हें ये सचमुच स्वादिष्ट लगा। बाई ये तो ये भी सोचने लगा कि क्या वह अपनी दुकान में भी इसे परोस सकता है। लेकिन कुछ सोचने के बाद उन्होंने ऐसा न करने का फैसला किया। आखिर हॉटपॉट खाने में समय लगता है, जबकि बेंटो बॉक्स जल्दी तैयार हो जाते हैं। यदि ग्राहकों के आने जाने की दर कम होती, तो क्या इससे उसकी कमाई की गति प्रभावित नहीं होती? हालांकि बाई ये ने फैन झोंग से किए गए अपने वादे को याद रखा कि वे भविष्य में कभी साथ में हॉटपॉट खाएंगे। कर्मचारी अब बहुत मेहनत कर रहे थे, इसका इंतजाम करना जरूरी था। बाई ये द्वारा व्यवस्था करने से पहले ही उन्हें सिस्टम से एक मिशन प्राप्त हुआ। डिंग, रैंडम मिशन 18 राष्ट्रीय पाक कला प्रतियोगिता के शीर्ष 100 में शामिल हों। मिशन पूरा करने पर भारी मात्रा में धनराशि और एक दुर्लभ वस्तु प्राप्त होगी। मिशन में असफल होने पर वर्तमान धनराशि में यादृच्छिक कमी होगी। कठिनाई स्तर। बाई ये कोने में रखी एक कुर्सी पर बैठ गई और पाक कला प्रतियोगिता की आधिकारिक वेबसाइट खोली। सिस्टम से एक नया मिशन मिलने का मतलब था कि प्रतियोगिता का अगला दौर शुरू होने वाला था। दरअसल पिछली प्रतियोगिता को हुए 1 महीने से अधिक समय हो चुका था, और एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता भी अपने समापन के करीब होनी चाहिए थी। बाई ये ने आधिकारिक वेबसाइट खोली और पाया कि एक दौर की छंटनी के बाद भी काफी लोग बचे हुए थे। प्रारंभिक दौर के दौरान उन्हें ये भी नहीं पता था कि कितने लोगों ने भाग लिया, बस इतना पता था कि उनकी प्रांतीय राजधानी शहर में और आसपास के कुछ छोटे शहरों में 1000 से अधिक प्रतियोगी थे। उस गणना के अनुसार अकेले उनके पूर्वोत्तर क्षेत्र से ही काफी संख्या में लोगों ने पुनर्मंच में भाग लिया था। कम से कम बाई ये को पुनर्मंच में शामिल होने वाले लोगों की सूची के कई पन्ने पलटने पड़े, तब जाकर उसे अपना नाम मिला। सौभाग्य से इसे उपनाम के पहले अक्षर के अनुसार वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया गया था। बाई ये का नाम अपेक्षाकृत पहले था, अन्यथा उसे घंटों तक स्क्रॉल करना पड़ता। उसका नाम देखने के बाद बाई ये प्रतियोगिता प्रक्रिया की जांच करने गई। हालांकि पहले की तरह ही आधिकारिक वेबसाइट पर रीमैच के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कुछ देर स्क्रॉल करने के बाद उसे अपने फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज मिला। बाई ये ने इसे खोला, ये वास्तव में राष्ट्रीय पाक कला प्रतियोगिता से था। आयोजन समिति को भेजा गया एक टेक्स्ट संदेश, जिसमें पुष्टि के लिए उत्तर देना आवश्यक है। संदेश में पुनर्मैच का समय और स्थान बताया गया था, विशिष्ट प्रक्रिया की घोषणा मौके पर ही की जाएगी। बाई ये ने इसे एक बार पढ़ा और जवाब दिया। समय 3 दिन बाद था। प्रारंभिक दौर में एक व्यंजन ने 90% प्रतिभागियों को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया। अगला दौर किस प्रकार की प्रतियोगिता होगी? ऐसा प्रतीत होता था कि पाक कला प्रतियोगिता में असली प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही अधिकांश लोग तेजी से बाहर हो जाएंगे। बाई ये, तुम क्या सोच रहे हो? जियांग हाओ दरवाजे से अंदर आया, मेरी छोटी छुट्टी खत्म हो गई है। क्या आज रात कुछ पीना चाहोगे? मुझे प्रतियोगिता का संदेश मिला, पुनर्मैच शुरू होने वाला है। बाई ये ने खुशी से सिर हिलाते हुए कहा, तो चलिए आज रात कुछ व्यंजन बनाते हैं। शाम के समय दोपहर की तुलना में बेंटो बॉक्स खाने आने वाले लोगों की संख्या कम थी। मुख्य रूप से लोग दोपहर में खाने के लिए आते थे, जबकि शाम को आने वाले लोग ज्यादातर पके हुए व्यंजन और बियर के लिए आते थे।
हाल ही में बाई ये की दुकान में बियर भी बहुत तेजी से बिक रही थी। जिस युवक ने पहले उसे बियर बेचने के लिए प्रोत्साहित किया था, वह लगभग उसे अपने पिता के समान मानता था। उसने शुरू में सोचा था कि यह छोटा सा रेस्तरां, जो कि काफी दूर स्थित है, शायद वहां ज्यादा ग्राहक नहीं आएंगे, और बियर को बढ़ावा देना केवल इस विचार पर आधारित था कि मच्छर का पैर भी आखिर मांस ही होता है। किसने सोचा होगा कि बाई ये का रेस्तरां अब उनके स्वामित्व वाले सभी रेस्तरांों में सबसे तेजी से बिकने वाला रेस्तरां बन जाएगा। प्रतिदिन 100 से अधिक मामले, कोई समस्या नहीं। ध्यान रहे कि ये सभी बड़े डिब्बे थे, एक डिब्बे में 24 बोतलें थीं। ये इतनी तेजी से बिक रहे थे। वह शुरू में और अधिक जगह रखना चाहता था, लेकिन बाई ये ने कहा कि प्रवेश द्वार पर सीमित जगह है, और अगर वह पूरी तरह से बियर से भर दिया जाए, तो ग्राहकों के बैठने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। कोई विकल्प नहीं था। वह दिन में एक बार बच्चे को जन्म देता था, लेकिन वह इससे खुश था। हर दिन इतनी अधिक मात्रा में बियर बेचकर बाई ये भी खुशी से झूम रहा था, और 2 अंशकालिक शाम के कर्मचारियों को प्रोत्साहित कर रहा था, उन्हें हर दिन देर रात का नाश्ता दे रहा था, उनसे कह रहा था कि वे अच्छे से खाएं पिएं और कल भी कड़ी मेहनत करते रहें। कुछ ही दिनों तक खाना खाने के बाद दोनों कर्मचारी लगभग रोने लगे थे। वे हर दिन कुत्तों की तरह थक जाते थे, और उनका वजन भी बढ़ रहा था। क्या दुनिया में न्याय नाम की कोई चीज नहीं थी? शाम को सभी लोग बाहर बैठकर ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे और पेय पदार्थ पी रहे थे, जिसके विपरीत दुकान थोड़ी सुनसान सी लग रही थी। बाई ये ने देखा कि लगभग 9 बज चुके हैं, इसलिए उसने सीधे फैन झोंग और अन्य लोगों को काम से छुट्टी लेने के लिए कहा। शाओ हुआ को घर जाने दो, मैं थोड़ी देर और रुकूंगा, कोई बात नहीं, फैन झोंग ने कहा। तो फिर हमारे साथ आकर कुछ खा लीजिए, बाई ये ने कहा। उसने बची हुई पकी हुई सब्जियों के टुकड़े काटकर एक थाली तैयार की। जहां बाई ये को रोजाना अपना खाना बनते देखकर उतना अच्छा नहीं लगता था जितना दूसरों को, वहीं जियांग हाओ को वह बहुत पसंद आया। मैं 2 और व्यंजन बनाऊंगा। काय शियाहुआ घर जा चुकी थी, और दुकान का शेफ भी काफी पहले ही चला गया था। शाम 7 बजे तक आमतौर पर व्यंजन दोबारा भरने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन वे ही झाओ अभी तक गए नहीं थे। वे चुपचाप रसोई में आलू काट रहे थे। बाई ये को अंदर आते देख उन्होंने तुरंत ऊपर देखा और पूछा, भाई बाई ये, क्या कोई गड़बड़ है? मैं 2 व्यंजन भून रहा हूँ। हालांकि दुकान का खाना स्वादिष्ट था, लेकिन इसे हर दिन खाने से नीरसता आ सकती थी। बाई ये को आज कुछ खट्टा खाने का मन हुआ। उसने कुछ एनोकी मशरूम ढूंढे और फ्रीजर से चर्बीदार गोमांस के टुकड़ों का एक पैकेट निकाला, और अपनी भूख मिटाने के लिए खट्टा सूप बनाने की योजना बनाई। वह प्याज के तले हुए अंडे भी बनाता था। यहाँ शैलॉट एक प्रकार का छोटा प्याज होता है, बड़े वाले अंडे के आकार के होते हैं, और छोटे वाले लहसुन की एक कली के समान होते हैं। इनके छोटे आकार से धोखा न खाएं, इनका स्वाद लाजवाब होता है, खासकर जब इन्हें अंडे के साथ भूनकर खाया जाए। जब बाई ये खाना बना रहा था, तो वेई झाओ ने सक्रिय रूप से उसकी मदद की, जो मेहनती और आज्ञाकारी प्रतीत हो रहा था। उसने प्याज छीले, प्याज काटे, अंडे फेंटे, फिर चुपचाप बाई ये की मदद करते हुए उसके पीछे खड़ा हो गया। बाई ये को आंच और मसालों पर पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त था, यह उनके स्वभाव में रचा बसा था। जो देखने में बस कुछ हल्के फुल्के हिलाने और नमक छिड़कने जैसा लगता था, वास्तव में वह सब उनके पूर्ण नियंत्रण में था। खट्टा सूप वाला वसायुक्त गोमांस पकने के बाद बाई ये ने जल्दी से कढ़ाई को धोया, फिर उसमें ठंडा तेल गरम किया और तेज आंच पर भूनकर एक और व्यंजन तैयार किया जो कढ़ाई की महक से भरपूर था। काटना बंद करो, बाहर आओ और देर रात का नाश्ता कर लो। क्योंकि शाम को बहुत सारे लोग होते थे, इसलिए वे कभी कभी 5 बजे से पहले ही खाना खा लेते थे। शाम 5:30 से 8 बजे तक दुकान में बहुत भीड़ रहती थी, जिससे उन्हें खाने का समय नहीं मिलता था। अब जबकि 9 बज चुके थे, ये वास्तव में उनके नाश्ते का समय था। टेबल पर 2 व्यंजन रखे जाने के बाद फैन झोंग ने एक घूंट भरा, फिर उठकर चावल के 4 कटोरे परोसे। जियांग हाओ के मन में भी यही विचार था। उन्होंने शुरू में तो सिर्फ कुछ धीमी आंच पर पकाए गए व्यंजन और बियर पीने की योजना बनाई थी, लेकिन किसे पता था कि बाई ये के खाने की खुशबू उन्हें तुरंत भूखा कर देगी। शैलॉट स्क्रैम्बल्ड एग्स, मुझे ये बहुत पसंद है। फैन झोंग ने कहा, मेरी माँ अपने जीवन काल में अक्सर मेरे लिए ये व्यंजन बनाया करती थीं। आपके माता पिता कई सालों से आसपास नहीं हैं। बाई ये ने खाना खाते हुए अपनी चॉपस्टिक उठाए और पूछा।
मेरी माँ का देहांत कई साल पहले हो गया था, उसी साल जब मैंने कॉलेज प्रवेश परीक्षा दी थी। लेकिन मेरे पिता अभी भी जीवित हैं, उनकी मृत्यु नहीं हुई है। बाई ये अचानक अटक गई और बोली, माफ कीजिए, मुझे पता नहीं था। इससे पहले उसने फैन झोंग को ये कहते सुना था कि केवल वह और उसकी दादी ही एक दूसरे पर निर्भर थे, इसलिए उसने मान लिया था कि उसके माता पिता दोनों का निधन हो चुका है। उन्हें अपनी गलती का एहसास ही नहीं हुआ था। कुछ नहीं, वो कहावत क्या है, कुछ लोग जीते तो हैं, लेकिन असल में मरे हुए ही होते हैं। फैन झोंग ने बेपरवाही से खाना खाते हुए कहा, हम, ये तो मेरी माँ के बनाए खाने से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। ये किस तरह की बात है? जियांग हाओ ने पूछा। मेरे पिता, वो हमेशा से ही बदमाश थे। जवानी में ही उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ दिया और मेरी बूढ़ी माँ का सहारा नहीं दिया। जब मैंने माध्यमिक विद्यालय जाना शुरू किया, उसके बाद मैंने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। फैन झोंग ने कहा, पहले हम तीनों ही थे, मेरी बूढ़ी मालकिन, मेरी माँ और मैं, हम एक दूसरे का सहारा थे। जब मेरी माँ का देहांत हो गया, तो मेरी बूढ़ी मालकिन मुझे आवास प्रबंधन कार्यालय ले गईं और घर मेरे नाम करवा दिया। उन्होंने कहा कि वह उस निकम्मे मेरे पिता को इस पर हाथ नहीं लगाने देंगी। वाह, बूढ़ी महिला तो कमाल की हैं। जियांग हाओ की आंखें चौड़ी हो गईं, तुम्हारे पिताजी क्यों भाग गए? हमें और बताओ, अब तो तुम सच में गपशप कर रहे हो। बाई ये ने जियांग हाओ को कोहनी मारी, फिर फैन झोंक की तरफ देखकर कहा, उसकी बकवास मत सुनो। आओ आओ, पियो। कोई बात नहीं, उस व्यक्ति का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इसके बारे में बात करना तो बस हमारे ड्रिंक्स के साथ एक अच्छा मेल है। चूंकि फैन झोंग बात करने को तैयार था, इसलिए बाई ये ने स्वाभाविक रूप से ध्यान से सुनना शुरू कर दिया। आखिर गपशप किसे पसंद नहीं होती? अगर लोग सड़क पर झगड़ा देखते हैं, तो तीन तीन लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ऐसे में इस तरह की नजदीकी गपशप तो होगी ही। फैन झोंग ने आधा गिलास शराब गटकते हुए कहा, दरअसल, इसकी शुरुआत मेरे पिता और माता की शादी से पहले हुई थी। मेरे पिता की शादी से पहले एक प्रेमिका थी, जो उनसे 5 साल बड़ी थी। चूंकि वह तलाकशुदा थी और उसका एक बच्चा था, इसलिए मेरे दादा और दादी दोनों को ये पसंद नहीं था। बाय ये और जियांग हाओ ने सिर हिलाया। जियांग हाओ ने फैन झोंक के गिलास में पेय पदार्थ भी दोबारा भर दिया। ये सामान्य बात थी। आमतौर पर बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों की शादी ऐसे व्यक्ति से करवाना पसंद करते हैं जिसकी पहले शादी न हुई हो। दूसरी शादी में कई समस्याएं शामिल होती हैं। पिछली शादी से बच्चे, पूर्व पति या पत्नी के साथ अनसुलझे संबंध और कभी-कभी तो आर्थिक विवाद भी। इतना ही नहीं, पिछली पीढ़ी के लोगों की दूसरी शादी के बारे में पहले से ही राय थी, क्योंकि उनकी पीढ़ी में तलाक आम बात नहीं थी। विशेषकर इसलिए क्योंकि वो उनके बेटे से 5 साल बड़ी भी थी। कहते हैं कि 1 साल बड़ी महिला सोने का मुर्गा लाती है, 3 साल बड़ी महिला सोने की ईंटें लाती है, लेकिन जब बात 5 साल बड़ी महिला की आती है, तो कहावत तुरंत बदल जाती है, 5 साल बड़ी महिला एक बूढ़ी माँ की तरह होती है। इसलिए, जब फैन झोंक के पिता ने पहली बार शादी का प्रस्ताव रखा, तो फैन झोंक के दादा दादी ने इसका कड़ा विरोध किया। तो दोस्तों, पाई ये कि रोमांचक कहानी का यह सफ़र यहीं रुकता है, लेकिन रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या बाई ये अपने जादुई कुकिंग सिस्टम के साथ दुनिया जीत पाएगा? क्या चुनौतियां जो उसका इंतज़ार कर रही हैं? ये सब हम जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में। अगर आपको आज का ये भाग पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार ज़रूर जताएं और कहानी का कोई भी हिस्सा मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि अगला एपिसोड अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको बाई का अंदाज कैसा लग रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।